क्रिएटिव होने के लिए क्या किया जाए? क्रिएट अगर मैं खुद को आपके सामने पूरी तरह से उस तरह से एक्सप्रेस कर सकूं जैसी मैं हूं इन दैट मोमेंट विदाउट फियर. व्हाट इज द मीन ऑफ एम्पावरमेंट फॉर यू? कोई गुस्सा कर रहा है तो उसका तो सीधा मतलब ये कि इस इंसान को प्यार. जब एक बच्चा ग्रो कर रहा है उस फाउंडेशन लेवल पे हम उसको क्या इंजेक्ट कर रहे हैं. आइए मिलते हैं आर्टिस्ट गीता धूपर जी से, जो लाइफ कोच, योगा ट्रेनर, हीलिंग एक्सपर्ट एंड माइक्रोबायोलॉजिस्ट होने के नाते अलग अलग कंट्रीज में अनेक बच्चों को पढ़ाने का अनुभव भी प्राप्त कर चुकी हैं. 2016 में आपने अपनी बेटी शुभांगी जगदेवा के साथ मिलकर लैब स्टूडियो खोला, जिसने गांव और शहरों में अलग अलग वर्कशॉप करके 5000 से ज्यादा लोगों को लिपन आर्ट सिखाया. 2024 में LAP को ग्लोबल आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया. तो नमस्ते सभी को, वेलकम टू माय शो जीवन के रंग रश्मि के संग. और इसमें गीता धूपर जी, आपका बहुत 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 ही स्वागत है. थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच इस शो में आने के लिए और कुछ समय निकालने के लिए. तो जैसा गीता दी, मैंने आपका इंस्टाग्राम पेज देखा, आप लिपन आर्ट में बहुत ज़बरदस्त मतलब काम करते हो और कुछ ब्लॉग्स वगैरह भी मैंने आपके देखे, तो मुझे पता चला कि आप एक वर्सेटाइल पर्सनैलिटी हैं. आपने बहुत सारी चीज़ें की है. तो क्या आप कुछ बताएंगे गीता एंड गीता आर्टिस्ट, इसके माइलस्टोन क्या है, अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा? बहुत प्यारा सा सवाल है और इसका काफ़ी लंबा जवाब भी हो सकता है, लेकिन समय का दायरा समझते हुए मेरी कोशिश होगी कि आपके सवाल को मैं कुछ इस तरह से बयां करूं कि आर्टिस्टिकली भी बयां हो जाए और सुनने में अच्छा लगे. तो मतलब मन में हमेशा एक कलाकार था, ऑलवेज एन आर्टिस्ट. सो बचपन से ही वो सेलिब्रेशन मोड बहुत देखा, क्योंकि हमारे पेरेंट्स कुछ ऐसे पंजाबी हैं हम लोग. भंगड़ा, नाच, गिद्दा हमेशा होता था. एंड थोड़ा सा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बैकग्राउंड था, तो कुछ इस तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी जहां हमें एक्सेस थी फॉर बेस्ट ऑफ स्पोर्ट टूर्नामेंट्स, एक्सप्रेशन थ्रू आर्ट्स, पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स. हमारे एस्टेट में मूवी की वी यूज्ड टू हैव मूवी वीकेंड्स, फेस्टिवल्स होते थे. सो देयर वाज सो मच ऑफ एक्सपोजर टू एंगेजमेंट विद लाइफ. मतलब गार्डन वाले घर में रहे, फूल लगाए, नाच गाने गाए, माँ बाप के साथ इतनी पिकनिक्स करी, पहाड़ चढ़े, नदी गए, लाइक वी डिड एवरीथिंग. मतलब हम कह सकते हैं कि जो एक बचपन किसी को मतलब सपने वाला जो बचपन होता है वो आपने जिया है. बिल्कुल बिल्कुल. और ऐसा नहीं बोलूँगी कि सबके बचपन में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ होता है, बट ओवरऑल एज अ चाइल्ड, जैसे आपने सवाल पूछा कि तब से अब तक की जर्नी कैसे रही, तो एक फाउंडेशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है इंसान का. उसका फाउंडेशन, उसकी कंडीशनिंग ही उससे वो बनाते हैं जो वो आज है. तो कुछ इस तरह से जर्नी रही और बहुत फ्रीडम थी. कोई रिलीजियस, कोई स्पिरिचुअल प्रेशर नहीं था कि मंदिर जाना है, मस्जिद जाना है. खेलो, खाओ, पियो, मज़े करो, डांस करो, ये सब. और पढ़ाई लिखाई में परमात्मा की कृपा से ठीक थे. अच्छा, मतलब एवरेज थे, लाइक तो कॉलेज में जाने की इच्छा है कि नहीं है उस समय तो कोई नहीं पूछता था. वो तो जाना ही है कि मेडिकल पढ़ोगे या इंजीनियरिंग करोगे. मेडिकल का एग्ज़ाम दिया, थैंकफुली फेल हो गई, क्योंकि उतना मन भी नहीं था जाने का, क्योंकि अंदर से दिल जो है वो आर्टिस्ट है. तो फिर उसी डायरेक्शन में जाने की कोशिश थी, लेकिन कुछ सारे दोस्त जो थे वो मैथ्स और साइंस की तरफ के थे. तो अब क्योंकि उन्होंने 10th में के बाद चूज़ किया, तो जबकि मेरा मन था मैं आर्ट के फील्ड में जाऊं, लेकिन सारा सर्कल ही वहीं जा रहा था, तो हम भी वहीं चले गए. मतलब इस तरह से तो हमने उस समय पे चलो कर लिया है ना, मस्ती में ले लिया. मतलब आप ये सोचो कि उस समय भी ये सीरियसनेस नहीं थी कि क्या बनना है, तब भी मस्ती में ले लिया और कर लिया. एंड आई एम नॉट रिग्रेटिंग एनीथिंग इन लाइफ. मैं ये नहीं कह रही कि काश मैं आर्ट पढ़ लेती. तो क्योंकि दिल में तो आर्टिस्ट चल ही रहा है साथ में, और इतनी इंफॉर्मेशन गैदर करी बीइंग अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट. देन आई स्टडीड टीचिंग, बीएड किया, बैचलर्स इन एजुकेशन किया इंडिया में और दूसरी कंट्रीज में पढ़ाया. आई कुड हेड सर्टन एरियाज ऑफ स्कूल फैकल्टीज. तो उस तरह का एक्सपोजर रहा. ट्रैवल बहुत रहा. शादी के बाद अलग अलग कंट्रीज में जाना हुआ. तो वो जैसे ना पूरा
पूरी दुनिया एक मैदान थी, एक इंस्टीट्यूशन थी टू लर्न. वाओ, ओके. सो मच लर्निंग वाज हैपनिंग इवन आउट ऑफ एन इंस्टीट्यूशन. और उसमें मैं टीचर बन गई. एंड our family is of teachers, like all the females and even the men members of our family. Our grandfather was a headmaster in Pakistan, so we वो टीचर तो अंदर बैठा ही था, और एक आर्टिस्ट भी था, और एक लर्नर भी था, एक क्यूरियस माइंड था. तो वो एक कहते हैं ना, सबकी अपनी पर्सनैलिटी होती है. एंड बिकॉज बचपन में इतनी फ्रीडम मिली जंगलों में घूमने की, नदी पहाड़ों पे जाने की, कि एक आज़ाद मन बन गया था. तो उसमें ऐसा लगता था सब कुछ पॉसिबल है. जेब में पैसे नहीं भी होते थे तो लगता है यार कुछ नहीं यार, चलो कर लेंगे कुछ तो कर ही लेंगे. तो वो वाला जज्बा बहुत होता था. और उस समय तक इतना कंपटीशन नहीं आया था कि ये पढ़ो नहीं तो ये चूक जाओगे, वो कर लो नहीं तो ये नहीं मिलेगा. इतने फियर्स नहीं थे. बिल्कुल राइट. एक खेलने का, एक जीवन के साथ एंगेज होने का, there was space to connect with nature, with sport. और ये सारी चीज़ें हमें अपनी बॉडी से कनेक्ट करती हैं. सो बेसिकली कहीं ना कहीं वो बॉडी इंटेलिजेंस उसी टाइम पे आ गई, उस फाउंडेशन में ही थी आपकी ये चीज़ें, आपको समझ आ गई. बॉडी इंटेलिजेंस हर ह्यूमन में होती है. बिल्कुल. लेकिन क्या होता है, डीप कंडीशनिंग की वजह से आप इतने माइंड ड्रिवन हो चुके हो आज की लाइफ में कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हम डिसीशंस लेते हैं वो माइंड को मद्देनज़र रख के लेते हैं, प्रोसेस करके लेते हैं कि ये पढ़ूंगा तो ये बन जाऊंगा, तो इतने पैसे मिलेंगे तो मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी. हाँ. लेकिन मैंने मेरे मन को तो पहचाना ही नहीं कि मैं कौन हूँ. राइट. तो मेरे को एज अ टीचर I have been into education industry for let's say 18 to 20 years. Oh wow, that's और great. जितना ही मज़ा आया वो मज़ा मेनली इसलिए आया कि बच्चों से बहुत सीखने को मिला. वाह. मैं तो वहाँ एक सब्जेक्ट पढ़ाने जाती थी ना, लेकिन वो उनके एज ग्रुप की क्या प्रॉब्लम्स हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, घर का माहौल कैसा है, तो वो सब बहुत मिलता था. और उससे आप दिन पर दिन एक बेटर फैसिलिटेटर बन जाते हो. आपको तो मतलब एज ए टीचर आप क्या बताना चाहेंगे, मतलब बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, या फिर आपको क्या लगता है कि कहाँ प्रॉब्लम्स है और कहाँ चेंजेस की जरूरत है एज ए टीचर? तो इट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस. भारत में पढ़ाया, मलेशिया में पढ़ाया, दुबई में कई जगह पढ़ाया. और अगर आप देखोगे ना रश्मि, हर जगह कंपटीशन तो है ही. बिल्कुल सही बात है. और आप ये देख रहे हो कि कंपटीशन की वजह से क्या है अंडरलाइंग. जब एक बच्चा ग्रो कर रहा है उस फाउंडेशन लेवल पे हम उसको क्या इंजेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे, स्ट्रेस. बिल्कुल राइट है. एक कंपटीशन उसको इंजेक्ट कर रहे हैं, एक स्ट्रेस इंजेक्ट. तो ये आपने उसकी फाउंडेशन लेवल पे डाल दिया तो उसकी मेंटालिटी सेट हो गई कि हर इंसान मेरा कॉम्पिटिटर है. आज मैं रश्मि के साथ बैठी हूँ, मतलब को क्रिएशन है, कोलैबोरेशन है. कोशिश क्या है कि आज हमको श्रोता लोग सुने और ये समझे कि यार देयर आर लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज इन लाइफ. बिल्कुल राइट. हाँ, तो बच्चों के लिए क्या मैसेज है? बच्चों के लिए ये मैसेज है कि गेट इनटू योर बॉडी इंटेलिजेंस, नो व्हाट यू आर, नो हु यू आर. अपने बॉडी आपको हिंट्स देती है कि कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या पढ़ना है, इस इंसान से मिलूं या ना मिलूं, साइंस पढूं, इंग्लिश पढूं. अपने आप को पहचानो. तो जो हर इंसान आर्टिस्ट होता है, राइट. चाहे वो इंजीनियर है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो पेंटर है, वो डांसर है, वो सिंगर है, वो गृहिणी है, वो कार मैकेनिक है, या वो फर्नीचर मेकर है. वो हर इंसान आर्टिस्ट है यार. बिल्कुल आई एग्री कंप्लीटली. मोस्ट ऑफ द वर्कशॉप्स दैट आई कंडक्ट, it is an invitation for everyone who comes to the platform to identify and acknowledge I am an artist. और आर्ट वो है कि मैं अपने जीवन को आर्टिस्टिकली कैसे जीऊं. वाह. तो बहुत ही खूबसूरत मैसेज है कि बच्चों के लिए कि भी वो अपने आप को जाने सबसे पहले, राइट. और इस सिस्टम में, क्योंकि अब आपने बोला कि मैंने बाहर भी पढ़ाया है, इंडिया में भी पढ़ाया, तो मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी इस चीज़ के लिए कि क्या चेंजेस नज़र आते हैं जो सिस्टम है पढ़ाई का, स्टडी का जो हमारा सिस्टम है, टीचर्स का, हमारा जो हम जिस तरीके से पढ़ाते हैं, उसमें क्या मतलब आपको डिफरेंस लगता है और क्या अच्छा होना चाहिए? आपको लगता है कि यार रश्मि ये मिस करती हूँ. देखो क्योंकि मैंने इंडियन करिकुलम, अमेरिकन करिकुलम एंड ब्रिटिश करिकुलम, 3 करिकुलम्स में पढ़ाया है. देखो होता क्या है ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम विल वेरी. ओके. है ना. मैं ये सिस्टम सही है ये गलत बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी. मुझे जो मोटा मोटा समझ में ये आया कि कुछ एजुकेशन सिस्टम्स में फ्रीडम है और कुछ बहुत टाइट है. बहुत टाइट. ओके, ठीक है. हमारा एजुकेशन सिस्टम भी बहुत खुल गया है.
और दिक्कत ये होती है, मुझे जो पेन होता है वो ये होता है कि एज अ टीचर मैंने भी बहुत लाल मार्क किए हैं पेपर्स, सही। नंबर, उससे तो वो लाल रंग देख के किसी बच्चे में क्या फीलिंग होती होगी। ओके, आपने वो फील किया है ना। तो अब क्योंकि मैंने वो फील किया है, तो क्या मैं एज अ टीचर चाहूँगी कि वो बच्चा वो फील करे और उस इमोशन के साथ सारी जिंदगी रहे ये सोचते हुए कि मैं तो फेल हो गया था। आपको पता है ये ट्रॉमा इंड्यूस करता है। यू नो, इवन इन माई फैमिली आई हैव पीपल लाइक आई माई सेल्फ एंड वन पर्सन की लाल मार्क देखा और कितना कॉन्ट्रैक्शन आया, कितनी सैडनेस आई, कितना ग्रीफ आया, कितना फियर आया, मम्मी को कैसे बताएंगे और उनका क्या रिएक्शन होगा। आई हैव गॉट गूज बम्प्स, यू नो, लाइक माई हार्ट गोज आउट फॉर दोज यंग किड्स। दे डिजर्व नो कंपटीशन। क्या हम खेल खेल में नहीं सीख सकते? मतलब स्ट्रक्चर ज़रूरी है, अच्छा है, लेकिन इतना टाइट मत करो कि बच्चे सुसाइड करने लग जाएं। बिल्कुल सही, ये बात बिल्कुल सही बोली आप। सो एजुकेशन में रही और बहुत मज़े किए और आज तक कुछ स्टूडेंट्स रीच आउट करके अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं कि मैम यू वर अ वंडरफुल टीचर। जैसे आपने बताया कि मैंने बच्चों से बहुत कुछ सीखा, तो कोई ऐसी 2-3 बातें बता सकते हैं आपके मैंने ये सीखा यार? Yeah, that's a very interesting question and you know वो बहुत जल्दी लेट गो कर देते हैं। हाँ, सही है, हम नहीं कर पाते हैं और भूल जाते हैं और प्लेफुल भी हो जाते हैं। तो ये तो एक मतलब अलग सी चीज़ हुई है ना। और बड़े ऑथेंटिक होते हैं। मतलब ज़्यादा ऐसे मतलब वो शो ऑफ नहीं करते। या वो प्रिटेंड नहीं करते हैं। बट आज की जनरेशन में आप देखोगे प्रिटेंस बहुत यंग एज पे आता जा रहा है। बिल्कुल बहुत जल्दी आता जा रहा है, राइट बोल रहा हूँ। सो ऑथेंटिसिटी है, एवरीवेयर आई गो, हर एज ग्रुप के बच्चे मिलते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। कोई ना कोई आपको कुछ ना कुछ सिखा के चला जाता है, ऐसी बात है। तो ये जो लिपन आर्ट की जर्नी आपकी शुरू हुई, ये कहाँ से शुरू हुई? ये कुछ ऐसा हुआ था कि बचपन से ही मुझे आदत थी, कोई बचा हुआ कुछ मिला, कोई पेंटिंग करा, कोई कंपटीशन करी, कोई लीव से। when my son was born in 2000, I landed up in Malaysia. We had gone there for a project and वहाँ जाते ही we were invited to my mentor's place. उनका नाम है शुचि किशन। Her grandmother was the first lady pilot of India, जिनके बारे में आपने पोस्ट में डाला भी है, सरला जी। So she was my husband's boss's wife at that time, but we are more friends. Like I call her Shuchi Dee, and so thanks to her if she's listening at some point of time, that thank you for existing. And so उनके घर गई और उनके घर पे दीवार पे ये आर्ट बनी हुई देखी। अच्छा, मतलब और भी बहुत कुछ था बट बस वहाँ नजर अटक गई और बोला कि ये सीखना है। पर उस दिन मेरा बेटा 45 डेज का था। तो मैंने कहा सीख लूंगी। वो 4-5 साल निकल गए, सीख लूंगी का टाइम नहीं आया। फिर मैंने बोला, बाय दैट टाइम शी गॉट ट्रांसफर टू दिल्ली, देन आई सेड आई एम कमिंग टू यू and I want to learn this from you. So I went there for 3 days and I did the course with her, and that's how the journey started. All right, wow, that's great. तो एक चीज़ और बताओ कि जैसे आप इतनी कंट्रीज में घूमे, आप इतनी जगह पर गए, आपने आर्ट को बहुत करीब से देखा। तो एज एन आर्टिस्ट हम ये बोलें कि आर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप इसे कैसे डिफाइन करोगे? आर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ? देखो, आर्ट जो है ना एक मीडियम है। अब जैसे मतलब फॉर मी इट इज लाइक ऑक्सीजन। राइट, आप समझ रहे हो? आई कैन अंडरस्टैंड, यस। अब अगर आज मैं तैयार भी होके आई हूँ, आई कुड हैव कम एनीवे, राइट, बट कौन सी साड़ी पहनूं, कौन सी ज्वेलरी पहनूं, किस तरह से अपने आप को क्या, ये भी एक आर्ट है। ये भी एक आर्ट है, कंप्लीटली एग्री। यू नो, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम डेली बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लोगों से मिलते हैं, काम करते हैं और ऑफिस जाते हैं, खाना बनाते हैं या वट एवर, तो में स्ट्रेस तो होता ही है थोड़ा बहुत, बिल्कुल। अब स्ट्रेस होता है तो आप क्या करते हो? आप कुछ लोग मूवी दिखाते हैं, कुछ वॉकिंग कराते हैं, कुछ यू नो कैनोइंग कर लेते हैं, कोई स्विमिंग जाते हैं। तो कितने तरीके हैं ये, तो जिसको करने के लिए, बिल्कुल ठीक बात है। बिल्कुल। तो और उनको भी मैं एक तरह का आर्ट फॉर्म ही मानती हूँ। एक तैराक भी एक आर्टिस्ट है वो, जिस तरह से। तो राइट, जो आर्ट है ना, दैट इज अ मीडियम टू गिव यू ईज। दैट इज अ
दैट इज योर एक्सप्रेशन, जो अंदर है आपने उसको बाहर कर दिया, मतलब जो भी आपके इमोशंस थे। फॉर मी सो आर्ट इज अ मीडियम ऑफ थेरेपी। राइट, तो जैसा आप बोल रहे हो आर्ट इज अ थेरेपी, राइट ना, और क्योंकि आप इसी चीज़ पे ही काम भी कर रहे हो, आप योगा से भी रिलेटेड हो, आप थेरेपी से भी, आप हीलिंग से भी रिलेटेड हो, तो क्या कोई ऐसा एग्जांपल आप हमें बता सकते हो कि बच्चों के लिए ये कितना इंपॉर्टेंट रहा? आपने तो क्योंकि बच्चों के साथ भी जर्नी की इस चीज़ की, तो बच्चों के लिए कैसे इंपॉर्टेंट रही ये चीज़? इट इज़ यू नो हाउ आई यूज टू सी व्हेन, जब मैं जिस भी स्कूल में पढ़ाती थी, सो वहाँ पे एक 0 आवर होता है या आर्ट एंड म्यूजिक होता है, बच्चे उसमें कितने खुश रहते हैं। हाँ बिल्कुल सही, हमने भी देखा है। देखा है? हाँ। अरे डांस क्लास है, चलो। और जैसे ही साइंस क्लास है, या व्हाटएवर, लाइक यू नो। तो मैं ये नहीं, और वो भी अगर उनका फेवरेट सब्जेक्ट होगा तो ऑफ कोर्स दे विल बी इंटरेस्टेड। बिल्कुल। बट जैसे ही स्पेस मिलती है एक्सप्रेशन की, तो कितने खुश हो जाते हैं। हाँ, मतलब स्पेस, एक्सप्रेशंस की स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो घर में भी इंपॉर्टेंट है, वो स्कूल में भी इंपॉर्टेंट है, इवन वो आपके ऑफिस में, आपके वर्कशॉप पे, आपके हर जगह पर, मतलब स्पेस ऑफ एक्सप्रेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? तो आप देख रहे हो आजकल लोग आर्ट थेरेपी के लिए आते हैं, क्यों आते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं सप्रेस्ड हैं, कहीं ना कहीं उनको वो जगह नहीं मिल रही है अपने मन की बात रखने की, कि मेरे मन में ये चल रहा है, मेरी ये दुविधा है, मुझे ये पसंद नहीं है, तो वो अंदर रखे रहते हैं। फिर इट बिकम्स अ साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर, कभी आपको किडनी में प्रॉब्लम हो जाएगी, कभी आपको हार्ट में डिजीज हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, सोरियासिस हो जाएगा। लेकिन जैसे हम रोज नहाते हैं, तो ऐसा पुराने सिस्टम्स में कहा गया है कि जैसे आप बाहर से भी नहाते हो, इसी तरह से आपको हर लेवल पे सफाई की जरूरत है। okay. जैसे मेंटल, इमोशनल, है ना। आप नहा तो लिए, आपने ब्रश भी कर लिया, आपने खुशबुएं भी लगा ली, लेकिन अंदर क्या चल रहा है? राइट, तो अंदर वाले को भी हील करना और प्योरीफाई करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसको निकाल देना है बाहर। सो अगर मैं कलर्स लेके बैठती हूँ, तो मेरे अंदर अगर आज गुस्सा था किसी बात को लेके, तो मैं compared to like going to you and fighting about the same issue, it will only make the environment bad, right? I'm still on that journey that how can I use art as a therapy. So I go and sit in my studio, I take colors out, I paint, and I feel so relaxed. वाह, कुल मिला के अगर आप बहुत गुस्से में भी हैं, आप बहुत फ्रस्ट्रेट भी हैं, तो आर्ट आपको इतना रिलैक्स कर देता है, और उस तरीके से आपको ना किसी को बोलने की जरूरत, ना किसी पे गुस्सा उतारने की जरूरत, ना कुछ और करने की जरूरत। आर्ट फॉर्म में आओ। हाँ, मतलब गुस्सा भी कर लेना, पर थोड़ा प्यार से कर लेना। देखो, गुस्सा भी क्या है ना, प्यार का एक्सप्रेशन ही है। हाँ, एक कॉइन का दूसरा पहलू है। बिल्कुल। अगर कोई गुस्सा कर रहा है, तो उसका तो सीधा मतलब ये कि इस इंसान को प्यार चाहिए या अटेंशन चाहिए। चलो कोई बात नहीं, वो उस समय नहीं मिला, या बट लेकिन मैं उस गुस्से को अपनी बॉडी में रख कर अभी अपने आप को बीमार तो नहीं करना चाहती ना, वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने किया है। एंड आउट ऑफ एक्सपीरियंस आई हैव सीन, अगर मैं योगा करती रही, स्विमिंग करती रही, आर्ट करती रही, ट्रैवल करती रही, लोगों से मिलती रही, नई चीज़ें सीखती रही, तो मेरे अंदर एक प्रोसेस है, लाइफ प्रोसेस जो चल रहा था, और फ्लो में जब चलते हैं हम, तो ऑटोमेटिकली बॉडी में ईज रहती है। मतलब हमें फील कराता कि हम जिंदा हैं, मतलब जिंदा में हैं, हम मजे में हैं, जिंदा है। ये तो पेन भी फील कराता है ना? ये बात सही है ना? बिल्कुल कि जब तब तक नहीं पता होता कि ये घुटना, जब तक उसमें दर्द ना हो। ठीक बात है। एक पेनफुल जिंदा होना और एक एंजॉय के साथ जिंदा होना, ये डिफरेंस है दोनों में। व्हाट इज द मीन ऑफ एम्पावरमेंट फॉर यू? मेरे लिए एम्पावरमेंट वो कैपेसिटी है जो मुझे किसी भी लाइफ के सिचुएशन में एक एबिलिटी देती है कि मैं उस सिचुएशन में अब्यूज़ नहीं टॉलरेट करूँगी, चाहे वो फाइनेंशियल अब्यूज़ हो, या मतलब इतना अंदर से वो यू नो लाइक दैट स्पेस कि इट इज़ अ टॉक्सिक फ्री life, that if I'm able to live that is empowerment for me. Alright, because कहीं ना कहीं हम किसी ना किसी चीज़ को लेके थोड़े से डरे हुए हैं, या लिमिटेड हैं, या इनसिक्योर हैं, तो एम्पावरमेंट तब आता है जब डर खत्म हो जाता है खुद के अंदर। हाँ, मतलब कॉन्फिडेंस, विश्वास। व्हाट इज द मीन ऑफ फ्रीडम फॉर यू? फ्रीडम का स्वाद बहुत प्यारा सा होता है, जो अगर आपने देखा है कि हम दोस्तों के साथ बिंदास रह सकते हैं, राइट? फ्रीडम है वो। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं खुद को आपके सामने पूरी तरह से उस तरह से एक्सप्रेस कर सकूं जैसी मैं हूँ इन दैट मोमेंट, विदाउट फियर कि तुम मुझे छोड़ दोगी, या ये
मुझे छोड़ देगा. हाँ. That is freedom for me. I feel freedom is the space where I can express myself without having the fear कि मैं लाइफ में कुछ मिस कर दूंगी या मुझे कोई छोड़ देगा या मैं किसी लायक नहीं रहूंगी, you know. ओके, ऑलराइट. जैसे लिपन आर्ट में आप बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, उनको सबको सिखाते हैं. तो सेल्फ ग्रोथ का मतलब क्या होता है? कैसे मतलब सेल्फ ग्रोथ कैसे की जाए? क्या है सेल्फ ग्रोथ, कैसे करें? But generally if I will speak of self growth, it is very important for you to keep learning every day. ओके, मतलब आप हमेशा सीखते रहो. कुछ ना कुछ तो आपकी सेल्फ ग्रोथ होती ही रहेगी. विद नॉट विद द पर्पस कि मुझे यही बनना है या वही बनना है. लाइक इवन इफ आई एम इन माई रूम एंड इफ आई वांट टू डू समथिंग इन माई रूम, हाउ आई विल डू इट, यू नो, I will learn it from my mother, right? है ना? और someone और YouTube, आप कुछ ना कुछ सीखोगे. बिल्कुल ठीक बात है. योगा कैसे करना है सीखोगे, you know, like, so the more you keep learning from your environment, from your friends, from कितना कुछ है, so that I think is self growth. and खुद को जानना बहुत ज़रूरी है. बहुत ज़रूरी है. ऑलराइट. क्रिएटिव होने के लिए क्या किया जाए? क्रिएटिव होने के लिए खुद से जुड़े रहना, नेचर से जुड़े रहना बहुत जरूरी है. एवरीबडी इज क्रिएटिव. टेल मी हु इज नॉट. एक इंसान थप्पड़ भी मार रहा है या गाली भी दे रहा है तो क्रिएटिव तो है ना, वो जिस भी लहजे में बोल रहा है, व्हाटएवर. बट द थिंग इज क्रिएटिविटी तो सबके अंदर कूट कूट के भरी हुई है. अब मसला ये है कि इस क्रिएटिविटी से हमें करना क्या है, इस क्रिएटिविटी को यूज कैसे करना है, चैनल कैसे करना है. वो एक एनर्जी है. अब वो एनर्जी अगर सही से चैनल नहीं होगी तो वो फिर कुछ ऐसी एक्टिविटीज में चली जाएगी जो आपकी लाइफ की क्वालिटी को खराब कर सकते हैं. बिल्कुल. हिसाब से जिंदगी कैसी होनी चाहिए? मजेदार. इन वन वर्ड, मजेदार होनी चाहिए. ओके, तो एज अ फीमेल, क्योंकि हम लोगों के पास मुझे लगता है कि देखो सफ़र तो दोनों करते हैं, मेल हो चाहे फीमेल हो, अपनी अपनी लाइफ में दोनों सफ़र करते हैं. लेकिन मुझे लगता है कि शायद फीमेल को और भी ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं. तो आपने, क्योंकि अपनी जगह को भी बार बार आपको छोड़ना भी पड़ा, बार बार आप नई जगह पे गए, तो कंफर्ट लेवल को भी छोड़ता है, फिर नई जगह पे जाता है, फिर नया बाग लगाता है. तो ये तो आपने कई बार किया. तो इसमें जो आपको चैलेंजेस आए तो आपने कैसे सामना किया इन सारी? ये चैलेंजेस क्या थे? ये तो अपॉर्चुनिटीज थी, मज़ा आया. जितनी बार उखड़े और नई लैंड पे जाके रहे, नई चीज़ें सीखी है. वहाँ पे कैसा गार्डन लगाना है, वहाँ कौन से फूल लगते हैं, वहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है, वहाँ कौन सा खाना बनता है, वहाँ कैसी सिनेमा है. मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी कि आदमियों की लाइफ में संघर्ष कम है और औरतों के में ज़्यादा है. मतलब ठीक है, हम औरतों के संघर्ष को ज़्यादा हाईलाइट करते हैं एंड है भी इम्पॉर्टेंट कि हम सेल्फ केयर ज़रूर करें. ओके, लाइक इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम अगर किसी भी तरह से कंट्रीब्यूशन होना चाहते हैं, आप देखेंगे हर इंसान कोई ना कोई सिस्टम में रहता है, या वो स्कूल, कॉलेज, घर, फैमिली, वेरेवर. तो वहाँ पे हर इंसान की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दैट पर्सन हैज टू बी अ कंट्रीब्यूशन. बिल्कुल ठीक बात है. राइट. सो फॉर एनीबडी टू बी अ कंट्रीब्यूशन, ताकि हार्मनी रहे उस जगह में, ये बहुत ज़रूरी है कि आप सेल्फ केयर भी करें, ताकि आप उस इकोसिस्टम में जहाँ पे आप अपना सुंदर गार्डन बनाना चाहते हो, अपनी लाइफ खूबसूरत बनाना चाहते हो, ताकि उस इकोसिस्टम में आकर आप वो वैल्यू दे पाएं जिससे बाकी सब लोग कुछ नरिश हो सके. एंड दैट अप्लाइज टू एवरीबडी इन द इकोसिस्टम. राइट. एवरीबडी शुड हैव. ये बात मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी कि हार्ड टाइम में हमेशा अपने आप को पहले केयर करनी चाहिए. ऑक्सीजन मास्क लगाना. राइट. पहले खुद की केयर करो ताकि तुम उधर भी आराम से सब चीजें अच्छी कर पाओ. और मुझे लगता है कि शायद आज के शो में आपको भी पता चला होगा कि बच्चों के लिए भी आर्ट कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी एक थेरेपी की जैसे काम कर सकती है, बड़ों के लिए भी बहुत अच्छे से काम कर सकती है. और मुझे जहाँ तक लगता है कि आदमी कितनी भी सिचुएशंस में, कितनी भी बड़ी लंबी यात्रा हो, लेकिन अगर वो अंदर से पॉजिटिव है इनकी जैसे, और अगर उसने मतलब ठान लिया है कि बंजर जमीन पे भी मुझे तो गार्डन लगाना है, तो उसके लिए कुछ भी लगा सकते हो. बिल्कुल कुछ भी असंभव नहीं है. तो आधी उम्र तो बीत गई, अब तो खुद को स्वीकार कर लो. आधी उम्र तो बीत गई, अब तो खुद को स्वीकार कर लो. इस फेक चेहरे को हटाकर अब खुद से प्यार कर लो. तो थैंक यू सो मच गीता दी इस प्यारी प्यारी बातों के लिए. और प्लीज इस वीडियो को लाइक कमेंट करना बिल्कुल मत भूलेगा, सभी के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि जैसे मुझे इनकी बातों से प्रेरणा मिली, हम दोनों की बातों से आपको प्रेरणा मिली, और ये प्रेरणा आगे भी एक चैन की जैसे चलती रहे. थैंक यू वेरी मच.